नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु चतुर्वेदी। आज इस विशेष कार्यक्रम में चर्चा करेंगे बदायूं की। एक मां से छिन गया उसका मासूम, फिर ये सियासत क्यों। बदायूं डबल मर्डर मामले में एक नया ट्विस्ट सामने आया है। दो मासूम बच्चों की हत्या करने के बाद पुलिस एनकाउंटर में मारा गया साजिद अपनी जिस पत्नी की बीमारी का बहाना बनाकर 5,000 रुपए उधार लेने के लिए उनके पास गया था, उस साजिद की पत्नी ने कहा है कि वो ठीक है और ना ही वो अस्पताल में भर्ती है और ना ही वो गर्भवती है। ऐसा सिर्फ मृतक बच्चों की मां को गुमराह करने के लिए बोला जा रहा था। इस मामले पर तमाम नेताओं ने अपने अपने बयान दिए। सियासत की खिचड़ी पक रही है इस पर। ऐसे में एक सवाल ये खड़ा होता है कि साजिद ने पूरी प्लानिंग के साथ बच्चों की हत्या की थी। इस मामले पर साजिद की पत्नी का बयान सामने आया। उसकी पत्नी सना ने कहा है कि बीते 15 दिन से हम अपने मायके में ही हैं। मेरी आखिरी बार साजिद से बात हुई थी बुधवार को। मेरे पास फोन नहीं है और माँ के फोन में पैसे नहीं हैं, इसलिए बात नहीं हो पाई। उसकी पत्नी के बयान के बाद से ये साफ नजर आ रहा है कि उसकी पत्नी सना को इस मामले के बारे में कुछ नहीं पता था या फिर साजिद किसी प्लानिंग के बारे में उसको कुछ नहीं पता था। वहीं इस बयान के बाद ही साजिद की सास ने भी एक बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि ये बहुत ही गलत काम किया है, साथ ही उसकी बेटी की जिंदगी भी खराब कर दी है। यानी कि एक साथ कितनी जिंदगियां खराब हो गई हैं साजिद की वजह से। लेकिन अभी भी ये गुत्थी सुलझ नहीं रही है कि आखिर क्यों उन मासूम बच्चों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। दो भाइयों की तो जान चली गई ना। क्या उनके भाइयों की जान नहीं बचाई जा सकती थी और पुलिस पहले से काम करती तो? न केवल वो, बल्कि घटना से पहले आप याद कीजिए देवरिया वाली घटना। देवरिया की जब घटना हो गई, विपक्ष ने सवाल उठाया, परिवार के लोगों ने सवाल उठाया कि प्रशासन की नाकामी थी। तो बताओ 30 अधिकारियों को उन्हें सस्पेंड करना पड़ा था। 30 अधिकारी सस्पेंड हुए थे। ऐसी कई घटनाएं हैं जहां घटना होने के बाद सरकार ने कार्रवाई की, अधिकारियों को हटाना पड़ा। तो अपनी नाकामी को छिपा नहीं सकते इस तरीके से। ये एनकाउंटर से नाकामी नहीं छिपनी है। अब इसी विषय पर हमारे साथ योगेश सोनी जुड़ चुके हैं फोनों पर, जिनसे हम चर्चा करेंगे इस विषय पर। योगेश जी, ये गुत्थी मर्डर की एक गुत्थी सिर्फ मर्डर की गुत्थी नहीं है, ये शायद अब एक दो धर्मों के बीच का मामला बन चुका है और सियासत का एक मामला सामने आ रहा है। ऐसा है कि इसको हम किसी भी नजरिए से देखें, जो अपराधी है वो धर्म का किसी का भी हो सकता है। हिंदुस्तान में कितने सारे धर्म के लोग रहते हैं, आपको हमें भली बात ही पता है। यदि हम इसको धर्म के एंगल से देखेंगे, सबसे बड़ी बात क्या है कि इस पूरे खेल में अब तक मंशा नजर नहीं आई है कि उसने किस उद्देश्य से मारा। आपने महिला की उसकी बाइट सुनी, जो मीडिया पर आके उन्होंने कहा कि मैंने उसको बिठाया, 5,000 रुपए दिए, चाय बनाई, कितनी सारी तमाम बातें कही। तो क्या कोई और मामला था? जैसा मैंने कल भी आपके चैनल पे बोला था कि सबसे पहली बात, हमें उस अगर व्यक्ति के मन में कुछ धर्म को लेके कोई बात आई है या कुछ ऐसे बात आई है तो वो इस तरीके का हमला क्यों करेगा, किस प्रकार करेगा, ये समझने की बात है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर लोग सांत्वना देने की बजाय, मुद्दे को समझने की बजाय उस पर राजनीति कर रहे हैं। अभी मैं अखिलेश यादव की बाइट शायद आपके चैनल पर मैं सुन रहा था, तो उन्होंने विफलता बताई, सब कुछ बताया। देखिए, कोई भी घटना होने से पहले हम कैसे उसका आकलन कर सकते हैं कि यहाँ पर इस तरीके की कोई अप्रिय घटना हो सकती है, कोई आतंकी गतिविधि नहीं थी, कोई ऐसा मामला नहीं था कि यहाँ पर ऐसा हो सकता था। अगर उसको महिला को ऐसा संदेह होता तो वो उसको पैसे उधार देती। इसका मतलब ये तो था कि उन दो परिवारों के बीच में संबंध था। अगर आपका मेरा संबंध नहीं है तो क्या आपको मैं पैसे उधार सकता हूँ या आपसे ले सकता हूँ, जो बिल्कुल भी नहीं जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें तकनीकी और बारीकी पे जाने की जरूरत है कि इस तरीके की अगर किसी के मन में सोच है, हाँ मैं ये जरूर मानता हूं कि लोगों के मन में वो खौफ होना चाहिए कि जो ऐसी घटना करने से पहले सोचे। हालांकि इस बात में हमें कोई दोहराई नहीं है कि योगी सरकार के कालखंड में शासन कानून व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था बहुत सुधरी है और हम इस बात को देख सकते हैं। फिर भी इतनी बड़ी जनसंख्या का प्रदेश है, पूरे भारत में इतनी बड़ी जनसंख्या ये अपने आप में मायने रखती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर है, और यहाँ पर किसी भी चीज को नियंत्रित करके संचालित करना ये अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण है। ये निश्चित तौर पर जो घटना है वो निंदनीय है, वो चिंताजनक है, वो मन को कचोटती है कि उन मासूमों की उस दरिंदे ने बिना वजह जाएंगे। हालांकि वो भी एनकाउंटर पे मारा गया। एनकाउंटर पे जब सवाल उठते हैं तो देखिए, एनकाउंटर पर सवाल है जो कानून व्यवस्था उस पर अब हमें विश्वास रखना चाहिए। अब उसके लिए मजिस्ट्रेट ने जांच के आदेश दिए कि 15 दिन के अंदर मुझे रिपोर्ट सौंपिए, उसके बाद इस बात पे कोई ना कोई हलचल होगी और बताया जाएगा। जी सर। बिल्कुल योगेश जी, ये
आपस में जो मुजरिम हैं और जो मृतक के परिवारजन हैं, ये आपस में एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन ये भी नहीं कहा गया है कि कोई पुरानी रंजिश थी इसके पीछे, ऐसा भी नहीं बोला गया। एकदम घर आना जाना था, एकदम पारिवारिक माहौल था। आरोपी और जो परिजन है, पारिवारिक माहौल था, जिसके बाद भी अब ऐसा लोग कह रहे हैं और ऐसा कई नेता कह रहे हैं कि हो सकता है कि वो जो मुजरिम है साजिद जो है वो कोई दिमाग का रोगी हो सकता है, जिस वजह से उसने अचानक से ये किया कि जिस उस्त्रे से वो बाल काटता था बच्चों के, उससे गर्दन भी काट दी। तनु, आप इसमें एक बात जरा समझिए, आप किसी नेता के बयान को इसमें कोट मत कीजिए। इस घटना में मैं आपको सिर्फ इतना जरूर बताना चाहूंगा, यदि उसने ऑलरेडी प्लान था कि वो उस तरह रख के किसी के घर में जा रहा है, कोई भी किसी चीज का काम करता हो, चाहे वो नाई हो, चाहे वो कोई भी अपने पेशे का हो, चाहे कोई बड़ाई हो, कुल्हाड़ी लेके वो चल रहा है, इसका मतलब उसका उद्देश्य जो था वो साफ था कि उन बच्चों को उसको मारना है। तभी वो पूरा घटनाक्रम जो अब तक समझा, जो अभी चित्रण उसका किया गया कि वो बच्चों को ऊपर छत पे लेके गया, उसके बाद उन्होंने उससे बातचीत करी, चाय भी ऊपर गई है। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि इसके पीछे इतना बड़ा जो कांड था कि उसको कौन सी बात ऐसी लगी हुई थी। ये तय हो जाता है पहले नजरिए से कि इसमें जो है वो उनको मारना ही चाहता था, और उसने ये किस वजह से करा। मैं बार बार एक ही बात कहना चाहता हूं तन्नू कि इस चीज में, इस बात को लेकर अभी कोई चीज क्लियर नहीं हुई है, इसका स्पष्टीकरण नहीं आया। महिला ने अपना बयान दिया है और अभी आरोपी की ओर से, क्योंकि एक तो मारा जा चुका और अभी दूसरे आरोपी की वजह से भी कोई खुलासा, कोई उसका ऑफिशियल बयान नहीं आया, क्योंकि उसकी मंशा क्या। अभी देखिए, ऊपरी तौर पे तो राजनीति कर ले, आप भी कुछ भी कह दो, हम भी कुछ भी कह दे, लेकिन जब तक इसकी हकीकत सामने नहीं आएगी तब तक आप और हम कुछ भी बोलने में मुझे लगता है कि अभी उसमें स्पष्टीकरण नहीं झलकेगा तन्नू। बिल्कुल, लेकिन क्या इस पर सियासत करना सही है? क्योंकि चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं, तो इस पर जमकर सियासत हो रही है। पता नहीं किस वजह से सियासत हो रही है, लेकिन एक मासूमों की जान गई है, उस पर कई नेता सियासत खेल रहे हैं और चुनाव का वक्त है। तो इसमें जो सत्ता पक्ष है उसको कहीं ना कहीं डर भी हो सकता है इस बात का कि चुनाव का वक्त चल रहा है और इतनी बड़ी दुर्घटना प्रदेश में हुई। नहीं, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर सियासत का कोई काम ही नहीं है। जो अपराधी है वो अपराधी है, वो किसी भी धर्म का हो सकता है। उसकी मंशा क्या है, फिर वही वाली बात आ जाती है। जब तक वो क्लियर नहीं होगी, क्या पता उसको, साजिद को या जो जिन्होंने हत्या करी है इसके भाई को, क्या पता इनको किसी ने धार्मिक चश्मे से भड़काया हो, क्या पता कोई ऐसी बात हो, क्या पता कुछ ऐसी इनके पारिवारिक तौर पर कोई बात हो गई हो, उसने मन में रख ली हो, उनने मौका देख के उसको मारा हो। तो वही बात आ जाती है, घूम फिर के हमारी सुई एक ही जगह अटक जाती है कि जब तक पूरी पिक्चर क्लियर नहीं होती, जब तक आरोपी का जो फरार है उसके बाप को बयानात नहीं आ जाते, तब तक कुछ भी कहना इसमें सही नहीं होगा। और आपका प्रश्न ये राजनीति, देखिए, इसमें राजनीति करना मैं तो नहीं मानता कि इसको राजनीति घटनाक्रम से बेचे। हर आदमी अपने ट्विटर, एक्स, तमाम सोशल मीडिया पर करके कुछ भी लिख रहा है, कोई इसको धार्मिक चश्मे का रूप दे रहा है, कोई इसको राजनीति का रूप दे रहा है, कोई कानून व्यवस्था पे उठा रहा है, कोई सरकार पे सवाल उठा रहा है। मैं नहीं मानता कि इससे भी कोई पहली पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, और मुझे लगता है इसके लिए जब तक बयानात सामने वाली पार्टी के ना आए तब तक इसमें हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। बिल्कुल, राजनीति तो चलिए एक तरफ हो गई, लेकिन फिर कांग्रेस के कई नेता और सपा के कई नेता योगी आदित्यनाथ से क्यों इस्तीफा मांग रहे हैं? देखिए, वो होता है, इसको आप राजनीति को समझिए कि राजनीति में क्या है कि अगर कोई घटनाक्रम घट जाता है तो इस्तीफा मांगा जाता है। जो भी बीती सरकारें रही है, क्योंकि तो किसी भी घटना के बारे में, चाहे परिजन हो या फिर कोई भी सरकार हो या पुलिस वाले हो, किसी भी घटना के बारे में पहले से तो नहीं पता होगा किसी को भी। देखिए, ऐसा होता था कि लोगों को लगता है सरकार को कि वो इस्तीफा मांग ले। इतने बड़े घटनाक्रम पिछली सरकारों में हुए, क्या उनसे इस्तीफा मांगा गया था? उन्होंने दे दिया था। इस्तीफा मांगना तो ऐसे है जैसे चॉकलेट मांगने के बराबर है। इसमें बड़ा फिर कह रहा हूँ घटनाक्रम हुआ, उसको अगर सरकार से, कानून से आपको आश्वासन ना मिले, या वहां पर आपको लगता है कि कानून जो है सही से काम नहीं कर रहा, सरकार सही से काम नहीं करी, तब आप उसके मांगने के हकदार हो सकते हो। लेकिन अगर आप ये सोचें कि अगर आप पहले ही नजरिए से, पहली एंगल से अगर आप इस तरीके की बात करें, तो मैं नहीं मानता इसमें राजनीति की कोई जगह बचती है इस घटना में। बिल्कुल, लेकिन मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि इस वक्त इस मामले में जांच की आंच कहां तक पहुंची है? आपसे ये मैं पूछना चाहूंगी कि इस मामले में इस वक्त जांच की आंच कहां तक पहुंची है? देखिए, जांच इसमें चल रही है। बहुत बड़ा मामला है उत्तर प्रदेश का। इसमें अभी पूरी हर एक चीज को, हर एक एंगल को खंगाला जा रहा है, उसमें समझा जा रहा है, क्योंकि जब तक आरोपी स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि पहले तौर पे तो यही समझ में आ रहा है कि इनकी कोई दुश्मनी हो सकती है, या दूसरा एंगल जो सामने आ रहा है जांच में वो ये आ रहा है कि उनको किसी ने धार्मिक तौर पर भड़काया हो। तो क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे यहाँ, तमाम ऐसे मौलाना या इस तरीके की जो है वो लोगों को भड़काने का उसका काम कर रहे हैं। चुनाव नजदीक है तो समझ सकते हैं आप कि इसमें एक तरीके का जो
हिला डुलापन है वो अपनी जगह सशक्त नहीं है, उसके लिए समझने की मुझे लगता है जरूरत है। और अभी चीजें क्लियर हो जाएंगी, मुझे लगता है 4 साढ़े 4 बजे तक और भी बहुत सारी चीजें सामने आ सकती है। लेकिन फिर भी एक अनुमान जैसे लगाया जाए तो क्या इसका असर चुनाव पर पड़ सकता है, आने वाले चुनाव पर? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, कोई पहली घटना नहीं है। और चुनाव के असर की अगर हम बात करें तो वोटर्स क्या समझता है, क्या वहां का नजरिया हो सकता है, ये देखना पड़ेगा। और अगर इस घटना से चुनाव को प्रभावित होते हुए देख रहे तो वही स्वाभाविक बात है जो हम उत्तराखंड के नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी मैं कह देता हूँ क्योंकि अब क्या वो धर्म के वर्ग में बढ़ गया, क्योंकि 2 धर्मों के बीच का ये मामला है, तो इसमें कहीं ना कहीं किसी को फायदा, कोई नुकसान इसमें लेने की कोशिश करेगा। हालांकि जनता के मन में ये बात नहीं होगी, लेकिन पार्टियां जो है अपने अपने नजरिए से इनको खरीदने की और बेचने का प्रयास करेंगे पूरे घटनाक्रम। बिल्कुल, जनता के मन में तो एकदम आक्रोश देखा गया है। इस घटना के बाद तोड़फोड़ मचा दी गई है, कई दुकानों में आग लगा दिया गया है, बड़ी मुश्किल से पुलिस ने नियंत्रित किया है सब कुछ। अब देखिए, मन में क्रोध आता है, गुस्सा आता है। एक आम जन, मध्यम वर्ग, जो निम्न वर्ग होता है, इनके लिए बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये भावनाओं से प्रेरित खेल होता है इनके जीवन का। अब आप स्वाभाविक बात है, देखिए, जिसका गया है, जिसके बच्चे चले गए इसके हाथों से, उसकी तो जिंदगी, उसकी तो तबाह हो गई है। उस बेचारे का तो सोचिए, उस महिला का सोचिए कि उसके मन में क्या इस समय चल रहा होगा। और उसके जो सांत्वना देने वाले लोग हैं, परिवार, परिजन, रिश्तेदार, जानने वाले, परिचित जो भी होंगे, वो यही सोचते होंगे कि हम ऐसा क्या कर दें कि जो हमारी इस बहन को, इस बच्ची को, इस लड़की को इंसाफ मिल जाए, जिसका जो है इसका पूरा परिवार, घर बेकार हो गया। समझने की बात है। बिल्कुल, ये हैवानियत है दरिंदों की, ये हैवानियत है कि आप ये खुद देखिए कि रमजान का महीना चल रहा है, रमजान का वक्त चल रहा है, और इस तरीके से उन्होंने, हालांकि उनके धर्म में ये सब कुछ हराम है इस वक्त ये सब कुछ करना, और ये रमजान का महीना चल रहा है, गला काटना, ऊपर से वो आरोपी ने ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आई कि उसने गला काट के खून भी पिया है उसका। देखिए, अब क्या बताया जाए कि हराम तो क्या क्या है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि अब आपने बात करी, बहुत सारी चीजें ऐसी, लेकिन इसका अमल कौन करता, कौन इसका पालन करता है? जब जिसके मन में गलती से जिहाद भर जाए, जिसके मन में वो मर जाए, तो ये भी समझा जाता है कि ऐसा करना जो है उनको सीधा सीधा जन्नत का सफर कराएगा। बहुत सारी बातें। बिल्कुल योगेश जी, अगर गहराई में जाएंगे तो ये सारा सवाल धर्म पे खड़ा हो जाएगा, अगर इस चीज की गहराई में जाएंगे तो। जी, बस यही मैं बताना चाहता हूँ कि अगर इसमें हम डूब जाएंगे तो इसमें ये धर्म के तरीके से अगर हम देखेंगे बहुत कुछ हो जाएगा। और जिसने कराया उसको इंसाफ मिलना चाहिए, जिसने ये कांड कराया उसको जो है सजा मिलनी चाहिए। हम यही करते हैं। और जिस महिला के साथ ये है पूरे देश की सांत्वना उसके साथ है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और हमें लगता है कि ऐसी चीजों से लोगों को बचना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से यही कहूंगा कि किसी के भड़कावे में ना आए और किसी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी भी है तो उसको इस तरीके से ना निभाएं। किसी का कोई मतलब भी है तो वहीं तक निभाएं। किसी के बच्चों का, किसी के परिवार को खत्म करने का किसी को कोई हक नहीं। पर लेकिन इस वक्त एक चीज ये समझ में नहीं आ रही है कि इतना बड़ा हादसा बदायूं में हो गया, लेकिन इस पर प्रधानमंत्री का कोई रिएक्शन नहीं आया सामने से। देखो तनु, ऐसा होता है कि ये मैंने जैसे पहले भी बताया, इतना बड़ा देश है, प्रधानमंत्री अगर एकदम कोई चीजों पे रिएक्ट करेंगे तो वो उल्टा ज्यादा बड़ी राजनीति हो जाएगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री बैठे हैं योगी आदित्यनाथ, जिनसे पूरे देश को, पूरे राज्य को बहुत उम्मीद की, इंसाफ की उम्मीद लगी रहती है। तो मुझे लगता है कि वो अपने लेवल पे इतना बेहतर करेंगे कि अभी इसमें प्रधानमंत्री को आने की जरूरत नहीं है। वहां से अगर कोई चीज कारगर सिद्ध नहीं होती तब मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को आना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री इसमें इन्वॉल्व होंगे, प्रधानमंत्री इसमें जुड़ेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ एक मर्डर केस बन जाएगा, एक राजनीतिक और एक धार्मिक मोड़ भी ले लेगा। देखिए, वो बात की बात है कि अब ले लेगा, वो तो ले चुका है। जिन लोगों को इसको धार्मिक घटनाक्रम नजरिए से बेचना था, इस घटनाक्रम को पूरा बेच दिया उन्होंने। और मुझे लगता है कि इससे फिर कहता हूँ कि अभी राजनीति से या किसी चीज से ना जोड़ा जाए। ये घटनाक्रम की सच्चाई क्या है, जब तक ये सामने नहीं आएगी तब तक कुछ भी कहना बेकार है। बिल्कुल ठीक है योगेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस विषय पर जुड़ने के लिए हमारे साथ। थैंक यू। अब रुक करते हैं अगली खबर का, जहां चुनाव की तारीखों के ऐलान हो चुके हैं। ऐसे में तमाम पार्टियां एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। वहीं AIMIM ने भी कमर कस ली है और पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। अजीजुद्दीन ओवैसी की यूपी में एंट्री के बाद इंडिया अलायंस में खलबली मची हुई है। ओवैसी ने यूपी की उन सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है जहां मुसलमान वोटर्स की संख्या काफी ज्यादा है। इसमें अलीगढ़, सहारनपुर, बिजनौर, कैराना, संबल, अमरोहा, आजमगढ़ और बुलंदशहर जैसी सीटें शामिल हैं। माना जा रहा है कि ओवैसी के
उम्मीदवार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का सियासी समीकरण बिगाड़ सकते हैं। और कहीं ना कहीं जब हलचल इंडिया अलायंस में होगी तो जीत की पूरी कोशिश बीजेपी करेगी। लेकिन ये देखना होगा खास कि असदुद्दीन ओवैसी की यूपी में एंट्री के बाद इंडिया अलायंस पर इसका क्या असर पड़ता है। आपको बता दें कि इलेक्शन का टाइम है और पक्ष विपक्ष की तकरार जारी है। चुनाव की रेस जारी है और ऐसे में पक्ष विपक्ष की तकरार जारी है। ओवैसी की उत्तर प्रदेश में एंट्री के बाद से ही इंडिया अलायंस में खलबली मच गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस और सपा के बीच ऐसी खलबली मच गई है और सपा को ऐसा लगता है कि इस बार उनकी साइकिल का टायर ना पंचर हो जाए एआईएमआईएम के अध्यक्ष के आने के बाद। वहीं ओवैसी पूरी ताकत के साथ इस बार यूपी में कदम रख रहे हैं। आपको ऐसा बता दें कि जब 2022 के विधानसभा चुनाव हुए थे तो उसमें ओवैसी का सिक्का नहीं चल पाया था। तो इस बार जब वो दोबारा उन्होंने एंट्री ली है यूपी में तो वो पूरी कोशिश के साथ हैं कि उनको सीट मिल जाए। लेकिन इससे कांग्रेस और सपा को पूरा खतरा हो सकता है। तो ऐसे में तीसरी पार्टी, ऐसे में जो विपक्ष है यानी कि जो बीजेपी है, इसको लुफ्त मिल सकता है कि जब आपसी टकरार इंडिया गठबंधन में देखने को मिलेगा तो उसका लुफ्त बीजेपी जरूर उठा सकती है। अब इसी विषय पर हमारे साथ रमेश ठाकुर जुड़ चुके हैं। रमेश जी, लोकसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है, लेकिन ओवैसी के यूपी में एंट्री लेने से इंडिया गठबंधन को या फिर सपा को क्या खतरा है? नहीं, ओवैसी की एंट्री से ना सिर्फ इंडिया गठबंधन को खतरा है और बाकी बीजेपी और बाकी दलों को भी खतरा है, क्योंकि उनकी एंट्री के बाद में जो सामुदायिक जो मुस्लिम वोटर है उसमें बड़ा ध्रुवीकरण होगा और बटेगा चारों तरफ से। और जहां तक मुझे उम्मीद है कि इससे एक चीजें तो तय हो जाती हैं कि इस बार का जो चुनाव है वो बड़ा एक निराला और नए अंदाज की तरफ से देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से सब चीजें हो रही हैं उसमें इस बार सबसे ज्यादा जो एक फोकस है वो अल्पसंख्यक वोटरों पे है कि वो किस तरफ जाएगा। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 2022 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे तो उसमें कुल मिला के एक तरफा जो वोट था वो समाजवादी पार्टी को गया था। लेकिन उसके बाद में ये कहा गया कि अखिलेश यादव उस वोटर को उसको समेट नहीं पाए, यथावत नहीं कर पाए, तो हो सकता है कि वो बिखर जाए। अगर ओवैसी साहब आते हैं, जैसे कहा जा रहा है कि 20-25 सीटों पे वो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे और वो तो एंड तक उनकी गठबंधन से बात हो रही थी कि हमें 1 या 2 सीट दे दो, एंड में 5-3 सीटें मांग रहे थे, तो उनकी बात कहीं पे बन नहीं पाई। तो उसके बाद में क्या हुआ, फिर उन्होंने कहा कि क्यों ना हम अकेले ही लड़े, बेशक जीते ना, लेकिन कम से कम हम अपनी एक मौजूदगी तो कम से कम दर्ज करवा देंगे। और ये किसी भी पार्टी, किसी भी दल के लिए अच्छी स्ट्रैटेजी होती है कि कम से कम चुनाव में तो तुम बने रहो, चुनाव में आप अपना दमखम तो दिखाओ। और जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में ओवैसी आपकी, मैं आपको बीच में टोकना चाहूंगी, एक चीज है कि अगर इंडिया अलायंस में ओवैसी की मतलब एंट्री के बाद यूपी में अगर पार्टियों में फूट नजर आई या फिर पार्टियां आपस में ही जूझती हुई नजर आई या फिर जिस तरीके से बताया जा रहा है कि सपा को या फिर कांग्रेस को खतरा है, तो इसका लुफ्त कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष है वो जरूर उठाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी पार्टी बनती है वो अपने समुदाय को लेके आगे बढ़ती है और कोई ऐसा दल नहीं है जो सिर्फ सबकी बात करता हो, और बात बेशक करता हो, लेकिन होता क्या है, वो ओपी राजभर की बात कर लो, वो अपने राजभर वोटर है उनके लिए बात करते हैं, और समाजवादी पार्टी जो है वो यादवों की बात करती है। तो सारे दल, छोटे छोटे दल हैं, वो अपने जाति समुदाय में उलझे रहते हैं, उन्हीं की बात करते हैं। तो इस लिहाज से जब ओवैसी साहब आते हैं, वो मुसलमानों के रहनुमा बनना चाहते हैं, उनको उनके रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो उसमें बुराई क्या है। और रही बात ये सही कहा, अगर यहाँ पे वो वोटर, मुस्लिम वोटर अगर काट सकती है तो इससे फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को हो जाएगा, क्योंकि अल्पसंख्यक वोटर भारतीय जनता पार्टी के साथ में है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। बेशक वो ये पिछले चुनाव में यह कहे कि 8-9% वोटर हमारे पास आ गया था, लेकिन मैं इन आंकड़ों पे ज्यादा इत्तेफाक नहीं करता हूँ कि अल्पसंख्यक वोटर भारतीय जनता पार्टी की तरफ हो। ठीक है रमेश जी, चलिए ये सुनिए, अगर भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा होगा, लेकिन क्या दूसरी तरफ सपा और कांग्रेस का समीकरण, राजनीतिक समीकरण बिगड़ सकता है?
नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ था तो लगभग 15 सीटें ऐसी थी जिसपे इन्होंने हार जीत तय कर दी थी और उसमें कई सारा खेल समाजवादी पार्टी का बिगाड़ दिया था, क्योंकि वो जितना भी वोटर इन्होंने काटा उतना ही फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ। क्योंकि आप ग्राउंड पे आ जाइएगा, 20-22% जब वोटर मुस्लिम हो और कई ऐसी संसदीय सीटें हैं जहां पे 30 से 40% तक समुदाय का वोट हो, तो वहां पे अगर हिसाब आ जाते हैं और उसमें 22-30% में अगर 15-20% भी अगर वोट अपनी तरफ काट लेते हैं तो ये नुकसान किसका होगा? इंडिया गठबंधन का होगा और इसका सीधा सीधा जो फायदा होगा वो एनडीए की तरफ चला जाएगा। तो इस लिहाज से ओवैसी को तो ये फायदा हो जाएगा कि उन्होंने अपनी मौजूदगी कम से कम दर्ज चुनाव में करवा दी, लेकिन फायदा किसका करा है? फायदा कर दिया भारतीय जनता पार्टी का। और यही कहा जाता है कि ओवैसी साहब जो है उनकी जो टीम है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कही जाती है। तो यहाँ पे ये चीजें मुझे लग रहा है चरितार्थ भी होती दिखती है जी। और बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव को भी डरने की जरूरत है, क्योंकि 2019 में जब चुनाव हुए थे तो संभल, मुरादाबाद और आजमगढ़ जैसी सीट पे अखिलेश यादव को जीत हासिल हुई थी। उन्हीं सीटों को आज ओवैसी मांग रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। उन सीटों पे डरने वाली बात जो है वो अखिलेश यादव के लिए डरने वाली बात ज्यादा है। ये देखिए 2-3 चीजें। बात तो एक ये है कि ओवैसी को सारी पार्टियों ने इस बार अछूत घोषित कर दिया है कि अगर उनको हमने अपने साथ में ले लिया तो हमारा जो पारंपरिक वोटर है, चाहे यादव का हो या फिर सनातनी वोटर हो, वो उनसे कट जाएगा। क्योंकि एक वर्ग है, सनातनी का एक वर्ग ऐसा है जो ओवैसी साहब को पसंद नहीं करता है बिल्कुल भी। तो अगर उनको साथ में ले लिया तो ये खामियाजा कोई भी पार्टी और कोई भी नेता उठाना नहीं चाहेगा। यही वजह रहा कि असदुद्दीन ओवैसी जो शुरू से ही इंडिया गठबंधन के लिए बात करते रहे। जब शुरुआत में जब नीतीश कुमार थे तो उन्होंने नीतीश कुमार से भी बात करी, कांग्रेस नेताओं से उनकी बात हुई, राहुल गांधी तक उनका मैसेज पहुंचा और इसके इतर उनकी 2-1 मरतबा बात यहाँ पे। चलिए ठीक है रमेश जी, वक्त इस वक्त इतनी इजाजत देता है हमको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए हमें। तो आपने सुना संवाददाता को कि किस तरीके से आखिर जो सपा और कांग्रेस का समीकरण है, सियासी समीकरण, वो यूपी में बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है ओवैसी की एंट्री के बाद। पर अब देखना ये होगा कि जो ओवैसी अपने उम्मीदवारों को उतार रहे हैं वो कितनी काबिलियत से खरे उतरते हैं उन सीटों पर। हालांकि इस बार साइकिल का पहिया पंचर होगा कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। हमारी नजर हर बड़ी खबर पर रहेगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।